नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मगध की। ये कहानी है उस धरती की जिसने भारत के पहले बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। सोचिए, एक जमाने की सुपर पावर और आज का बिहार। क्या शानदार सफर रहा है इसका। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही इलाके ने भारत का पहला महान साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। ऐसी क्या खास बात थी मगध में जिसने उसे इतनी ताकत दी कि उसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल डाला। इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उस वक्त भारत में 16 महाजनपद थे, मतलब 16 बड़े बड़े राज्य जो एक दूसरे से लड़ रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है। और इन्हीं सबके बीच मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध की कहानी शुरू होती है हर्यंक वंश से। और मजे की बात यह है कि इसके जो दो शुरुआती राजा थे, उनका काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पिता बिंबिसार, जिन्होंने शादी ब्याह और दोस्ती के जरिए अपने साम्राज्य को फैलाया, और दूसरी तरफ उनका बेटा अजातशत्रु, जिसका मानना था कि जो कुछ भी मिलेगा वो सिर्फ ताकत और जंग से मिलेगा। एक ही परिवार, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क। तो मगध इतना ताकतवर बना कैसे? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े राज थे। पहला, उनकी राजधानियां। राजगीर, जो पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल किला था, और पाटलिपुत्र, जो नदियों से घिरी थी, एक तरह का पानी का किला। इन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन था। दूसरा, गंगा के उपजाऊ मैदान, जहां से उन्हें पैसा और अनाज मिलता था। और सबसे बड़ी बात, पास में ही मौजूद लौह अयस्क के भंडार, जिनसे वो उस जमाने के सबसे बेहतरीन हथियार बनाते थे। और फिर आता है भारतीय इतिहास का वो सुनहरा दौर, मौर्य वंश। इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से, और इस वंश ने मगध को एक ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस नंबर को देखिए, 6 लाख। जी हां, इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। सोचकर देखिए, उस जमाने में इतनी बड़ी सेना किसी भी दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी थी। ये कोई सेना नहीं थी, ये अपने आप में एक चलता फिरता शहर था। और ये तो बस शुरुआत थी। सेना में 9,000 जंगी हाथी भी थे। ये उस दौर के जीते जागते टैंक थे जो दुश्मन की किसी भी दीवार को तोड़ सकते थे। और इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि इतिहास में पहली बार मौर्यों ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक सब कुछ एक जगह से, पाटलिपुत्र से कंट्रोल होता था। लेकिन इस विशाल साम्राज्य को बनाने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सम्राट अशोक के दौर में हुआ कलिंग का युद्ध एक बहुत ही भयानक और खूनी लड़ाई थी। एक ऐसी जंग जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में उस तबाही और लाशों के ढेर ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस एक मंजर ने उनका दिल और दिमाग हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ अशोक के लिए नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और हमेशा के लिए युद्ध को छोड़ दिया। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, जिसका मतलब था नीतिमत्ता और अच्छे आचरण से राज करना। अब उनका साम्राज्य तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि प्यार और अहिंसा के उसूलों पर चलने लगा। मौर्यों के खत्म होने के कई 100 साल बाद मगध ने एक बार फिर अपना सुनहरा दिन देखा, गुप्त साम्राज्य के दौर में। ये वो समय था जब भारत में संस्कृति, विज्ञान और कला ने खूब तरक्की की। इस दौर की नींव रखी चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन उनके बेटे समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। उनकी कमाल की सैन्य काबिलियत की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनके राज में मगध ने अपनी खोई हुई शान फिर से हासिल कर ली। लेकिन जैसा कि होता है, हर उरूज के बाद जवाल आता है। गुप्त काल के बाद कमजोर राजाओं और लगातार होते बाहरी हमलों की वजह से मगध धीरे धीरे टूटने लगा और उसकी पुरानी अहमियत खत्म होती चली गई। और फिर 12वीं शताब्दी में मगध की ज्ञान की विरासत पर एक ऐसा हमला हुआ जिससे वो शायद फिर कभी उभर नहीं पाया। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। और जो नुकसान हुआ वो सोच से भी परे है। माना जाता है कि उस आग में 90 लाख से ज्यादा की कीमती किताबें और पांडुलिपियां थीं, जो महीनों तक जलती रहीं। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये हजारों साल का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान था, जो हमेशा के लिए राख हो गया। इसके बाद तो सदियों तक मगध की जमीन पर बाहर की ताकतों का राज रहा। पहले दिल्ली सल्तनत आई,
फिर मुगल आए और आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इस पूरे इलाके को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। और अब कहानी पहुंचती है आधुनिक दौर में। ये इलाका, जिसे अब हम बिहार के नाम से जानते हैं, बंगाल से अलग अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए कोशिश करने लगा। ये भी देखिए, इतिहास का कैसा भेर है। एक जमाना था जब बंगाल मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, और अब वही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के एक कोने में पड़ा हुआ था। सारा ध्यान, सारा पैसा कलकत्ता पर खर्च हो रहा था। इससे बिहार के लोगों में ये भावना घर करने लगी कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और इसी भावना से एक आंदोलन ने जन्म लिया। द बिहार टाइम्स जैसे अखबारों ने इसकी आवाज को बुलंद किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के नेताओं ने मिलकर इसकी मांग की। आखिरकार 1911 के दिल्ली दरबार में यह ऐलान हुआ, और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 22 मार्च 1912, जब बिहार एक अलग प्रांत के तौर पर वजूद में आया। तो ये थी मगध की कहानी, साम्राज्य बनाने की, सुनहरे दौर की, भयानक तबाही की, और फिर से अपनी एक नई पहचान बनाने की। आज बिहार के रूप में ये इलाका अपने इस गौरवशाली इतिहास को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि हजारों सालों के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद इसका अगला अध्याय क्या होगा।